नमस्कार मित्रों, आप सभी का नौकरी नगरी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस अध्याय में हम अध्ययन करेंगे कृषि विज्ञान का विकास, अर्थात कृषि विज्ञान का उदय किस प्रकार से होता है। तो मित्रों, आइए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, यह माना जाता है कि पृथ्वी पर आदि मानव का उद्भव लगभग 15 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। अर्थात किताब यह कहना चाहती है कि इस धरती पर मानव का जो जन्म हुआ वो लगभग 15 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। यह आदिम मानव बंदर का एक विकसित रूप था। अर्थात जो आदिम मानव इस धरती पर सर्वप्रथम अवतरित हुआ अर्थात जन्म लिया, वह बंदर का ही एक विकसित स्वरूप था। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जो आदि मानव है या आदिम मानव था, वह बंदर के द्वारा ही विकसित हुआ था। अर्थात बंदर का ही मॉडिफिकेशन था। कौन? आदि मानव, जिसने सर्वप्रथम सीधे होकर चलना फिरना शुरू किया था। दोस्तों, यह कई बार पूछा गया है कि इस धरती पर सर्वप्रथम किसने सीधे होकर चलना फिरना शुरू किया, तो वह आदिम मानव था, जो 15 लाख वर्ष पूर्व में ही इस धरती पर अवतरित हो चुका था। ऐसे आदि मानव या आदिम मानव को होमो इरेक्टस के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जो आदि मानव है, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि आदि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो आदि मानव का जो वैज्ञानिक नाम है वह होमो इरेक्टस है। इस बात को आपको याद रखना है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर होने वाला है, क्योंकि यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि आदिम मानव का जो वैज्ञानिक नाम है वह क्या है, या इस धरती पर जिसने सर्वप्रथम अवतरित हुआ या जन्म लिया या जिसका विकास हुआ उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो उसका वैज्ञानिक नाम होमो इरेक्टस है। क्या है? होमो इरेक्टस है। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं कि होमो इरेक्टस का क्या मतलब होता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि होमो का मतलब होता है लगातार। होमो का मतलब होता है लगातार या समान रूप से या साथ साथ हम कह सकते हैं। और दूसरा है इरेक्टस। इरेक्टस का मतलब होता है इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है हिंदी में सीधा। अर्थात हम यह कह सकते हैं जो लगातार या साथ साथ या समान रूप से सीधा होकर के चलना प्रारंभ किया, वह कौन था? होमो इरेक्टस था, या जावामैन कहा गया। एक प्रश्न यहाँ और बनता है कि जो आदिम मानव है या इरेक्टस या होमो इरेक्टस जो है उसका दूसरा नाम क्या है। तो उसका दूसरा नाम जावामैन है, यानी कि जो आदिम मानव है उसे जावामैन के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। आगे देखते हैं। आगे है कि होमो इरेक्टस से क्रो-मैग्नन तथा क्रो-मैग्नन से के बाद में आधुनिक मानव का विकास होता है। अर्थात यह किताब यह कहना चाहती है कि जो होमो इरेक्टस था उससे किसका विकास होता है? क्रो-मैग्नन मानव का विकास होता है। यह भी प्रश्न पूछा गया है कि क्रो-मैग्नन मानव का विकास किससे हुआ है। तो जो होमो इरेक्टस मानव था, आदिम मानव था, उससे जो है क्रो-मैग्नन मानव का विकास होता है, तथा जो क्रो-मैग्नन मानव था, क्रो-मैग्नन मानव से आधुनिक मानव का विकास होता है। किसका होता है? आधुनिक मानव का विकास होता है। आधुनिक मानव के अंतर्गत जैसे कि हम सभी आते हैं। जब आदिम मानव में समान रूप से सीखने की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई तो वह होमो सैपियंस और अंततः इसे होमो सैपियंस सैपियंस कहा जाने लगा। अर्थात दोस्तों देखिए, यहाँ बात यह उठ के सामने आती है
यहाँ किताब कहती है कि जो आदिम मानव था उसमें कुछ सीखने की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई। अब आप सोचिए सीखने की प्रवृत्ति कब हमारे अंदर आती है, हमारे आप में सीखने की प्रवृत्ति कब जागृत होती है? सीखने की प्रवृत्ति तभी जागृत होती है जब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता हो और वह हमारे पास ना हो, तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ की खोज करते हैं। ठीक है, उस चीज़ को सीखना शुरू करते हैं कि यह जो चीज़ है ये कैसे हुआ, या इसका जो विकास हुआ है वह कैसे हुआ है। तो इसी प्रकार से जो आदिम मानव था वह भी सीखना चालू किया। और देखिए एक बात और आपसे बता दें कि जो आधुनिक मानव है, आधुनिक मानव का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, होमो सैपियंस था। बाद में जैसे जैसे इसने सीखना प्रारंभ किया फिर इसमें परिवर्तन कुछ और आया, फिर इसका नाम होमो सैपियंस से बदल करके अंततः इसका जो नाम हुआ वह होमो सैपियंस हो गया। क्या हो गया, होमो सैपियंस कर दिया गया। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि जो आधुनिक मानव है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। आप कह सकते हैं अपने प्रश्न के जवाब में कि जो आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम है वह होमो सैपियंस है। आगे हम देखते हैं कि सर्वमान्य लिखा हुआ है कि जो सर्वमान्य धारणा है कि आधुनिक मानव जो है वह सर्वप्रथम अफ्रीका में 35,000 वर्ष पूर्व विकसित हुआ होगा, ऐसा माना जाता है लोगों के द्वारा। जो विद्वान हैं, जो साइंटिस्ट हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े महापुरुष हैं, वो ऐसा मानते हैं कि जो आधुनिक मानव है आज का, उसका विकास 35,000 वर्ष पूर्व अफ्रीका में हुआ होगा, ऐसा माना जाता है, या ऐसा किताब कहना चाहती है। आगे है कि शुरू में यह आधुनिक मानव जंगली जीवन बिताते थे। इसमें किताब जो है यह कहना चाहती है कि जो आधुनिक मानव है यह शुरू में अपना जीवन जंगलों में व्यतीत करता था। अभी हम लोग पढ़ करके आए हैं कि जो आदिम मानव था वह आदिम मानव बंदर का ही एक विकसित स्वरूप था। अब हमें यह सोचना चाहिए कि जो बंदर है वह बंदर कहाँ रहता होगा, उसका निवास स्थान क्या रहता होगा। आज के पहले आदि काल में यदि आप जाएं तो वहाँ गाँव का विकास जब नहीं था, ठीक है, तो लोग जंगलों में ही रहा करते थे। ठीक है, लोग नहीं, पशु पक्षी जो भी थे वो सब जंगल में रहते थे। ठीक है, तो अब जैसा हम लोग पढ़े हैं कि जो आदिम मानव है उसका विकास बंदर से हुआ है। अब बंदर जब जंगल में रहा होगा तो आदि मानव का विकास बंदर से यदि हुआ है तो वह भी जंगल में रहा होगा। इसी प्रकार से आदि मानव से किसका विकास हुआ, क्रो मैग्नान मानव का, और क्रो मैग्नान मानव से आधुनिक मानव का विकास होता है। तो उनका विकास यदि जंगलों में हो रहा है तो वह जंगल में भी अपना निवास स्थान ही ढूंढेंगे, ना कि वह शहरों में जाएंगे, क्योंकि उस समय शहर तो था नहीं, ना ही कोई गांव था, ठीक है, ना ही कोई समुदाय था, क्योंकि इतनी बड़ी जो है विकास नहीं हो रहा था वहाँ पर। ठीक है, धीरे धीरे समय बदलता गया, परिवर्तन आता गया। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन 8700 से 7700 ईसा पूर्व इन लोगों ने भेड़ और बकरी का पालन शुरू किया। भेड़ और बकरी का पालन शुरू किया, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार पूछा गया है कि भेड़ और बकरी का पालन सर्वप्रथम कब किया गया, तो 8700 ईसा पूर्व से लेकर 7700 ईसा पूर्व के मध्य में भेड़ और बकरी पालन का शुरुआत किया गया था। यह आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि भेड़ और बकरी का पालन कितने वर्ष पूर्व पालन शुरू किया गया था, तो आप बता सकते हैं कि 77,000 वर्ष या लगभग 8,000 वर्ष पहले या जो है बकरी और भेड़ का पालन शुरू कर दिया गया था। हालांकि इनका जो पहला जानवर था वह कुत्ता था। इसका जो आदिम मानव था या जो आधुनिक मानव है उसका जो पहला पालतू जानवर था वह कुत्ता था। अब यहाँ भी एक तथ्य आप लोगों को हम बताते चलें, इनका पहला जानवर कुत्ता क्यों था, क्योंकि जो आदि मानव था वह कृषि तो करता नहीं था। ठीक है, उसे कृषि के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तो वह डिपेंड किस पर था, वह निर्भर किस पर था, वह निर्भर था पूर्ण रूप से किस पर, शिकारों पर। ठीक है, वह मांस पर निर्भर था, तो उसे शिकार करना पड़ता था। अब आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति या मनुष्य जो है वह जो है क्या है कि
कि उतनी तीव्र गति से नहीं दौड़ सकता है जितना कि कुत्ता दौड़ सकता है। तो ये लोग क्या किए कि कुत्ते को पाले, तो कुत्ता था वो क्या करता था, इनके शिकार में सहायता प्रदान करता था। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि जिसका उपयोग शिकार में होता था, मतलब कुत्ते का उपयोग हम शिकार में करते थे। ठीक है, जो आदिम मानव था या जो आधुनिक मानव था वो कुत्ते का प्रयोग किस में करते थे, शिकार करने में किया करते थे। आगे है कि 7500 ईसा पूर्व के करीब मानव ने सर्वप्रथम फसल उगाना शुरू किया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मानव ने सर्वप्रथम फसल उगाना शुरू कब से किया। तो आप बता सकते हैं 7500 ईसा पूर्व या 7500 वर्ष पहले मनुष्य ने क्या किया था, फसल उगाना शुरू किया था। अर्थात जो हमारी कृषि है वो आज से नहीं, आदि से है। हम जब जन्म लिए तभी से कृषि हमारे साथ है। ठीक है, जिससे कृषि विज्ञान की नींव पड़ी। अर्थात कृषि विज्ञान की जो नींव पड़ी वो आज नहीं, वो आज में ही पड़ चुकी थी। हालांकि हमें उसके बारे में कोई पता नहीं था कि यह कृषि है कि क्या है, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया हमारा विकास बढ़ता गया और हम इसमें परिवर्तन करते गए और इसे हम कृषि का नाम दे दिए। फसल उत्पादन हेतु मानव द्वारा मिट्टी को गुड़ाई अर्थात कल्टीवेशन की गई, जिससे एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति हुई। ठीक है, अगर आप फसल उत्पादन करना चाहते हैं तो मिट्टी के साथ कुछ छेड़छाड़ तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, यदि मिट्टी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं तो क्या आप फसल उत्पादन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। वैसे तो जंगली रूप में बहुत सारे क्रॉप्स जो हैं, फसलें जो हैं, हम फसल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन समझने के लिए समझ सकते हैं कि जो जंगली रूप से कुछ प्रजातियां थी जो उगती थी, लेकिन फिर से उनमें कुछ मॉडिफिकेशन किया गया, कुछ परिवर्तन किया गया लोगों के द्वारा। जैसे जैसे लोगों में विकास होता गया तो लोग परिवर्तित हुए। उसके बाद फिर वो क्या किए, कुछ फसल उत्पादन चालू किए। उत्पादन चालू करने के लिए क्या करना पड़ा, जो जंगल थे उनको काटना पड़ा। जंगल काटते थे, उसके बाद फिर उस जो जगह होता था खाली जगह उस पर वो खेती करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से वो क्या करते थे, एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति हुई। एग्रीकल्चर शब्द लैटिन भाषा या लैटिन शब्दों के मिलने से बना है। ये कई बार पूछा गया है कि जो एग्रीकल्चर शब्द है वह किस भाषा का शब्द है, किस भाषा का शब्द है एग्रीकल्चर, तो लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, एग्रीकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है। एक बात और आप सभी को बताते चलें कि जितना भी एग्रीकल्चर, कहीं भी यदि आपको कल्चर शब्द नज़र आ जाए किसी भी शब्द के साथ, किसी भी शब्द के साथ यदि कल्चर लगा हुआ है तो आप बिना सोचे बिना समझे उसे लैटिन शब्द बताएंगे कि यह लैटिन शब्द का है। ठीक है, यह जो शब्द है यह लैटिन भाषा का ही बना हुआ है। ठीक है, पर एक इसमें एक्सेप्शन है, जैसे पोमोलॉजी करके के आता है, तो पोमोलॉजी जो होता है यह भी लैटिन भाषा के अंतर्गत आता है। और आपको बता दें कि जो जितने भी लॉजी हैं, ठीक है, सभी लॉजी, जितने भी लॉजी शब्द आते हैं लास्ट में जिनके साथ, जैसे पोमोलॉजी है ना, तो पोमोलॉजी, अब ये एक्सेप्शन है, ये लैटिन भाषा का शब्द है, ना कि ये ग्रीक भाषा का शब्द है। तो जितने भी लॉजी शब्द हैं वो ग्रीक भाषा के शब्द हैं और जितने भी कल्चर शब्द हैं वो लैटिन भाषा के शब्द हैं। इस बात को आप सभी को याद रखना है। ठीक है, अब देखिए एग्रीकल्चर जो है वह दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। कितने शब्दों से, दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। पहला शब्द है एग्रीक। ठीक है, इसको साफ कर देते हैं फिर बात करते हैं। देखिए एग्रीकल्चर दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, पहला शब्द एग्रीक है और दूसरा है क्या, कल्चर। क्या है, कल्चरा। ठीक है, क्या है, कल्चरा। अब एग्रीक का मतलब होता है सॉइल। क्या होता है, सॉइल अर्थात मृदा यानी कि मिट्टी। और कल्चर, कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन अर्थात प्रबंधन कर सकते हैं हम लोग, या हम लोग कह सकते हैं कि गुड़ाई उड़ाई करना, यानी मिट्टी के साथ को जो छेड़छाड़ करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो सॉइल के साथ यानी मिट्टी के साथ छेड़छाड़ या गुड़ाई करना ही क्या है, एग्रीकल्चर अर्थात कृषि है। ठीक है, क्या है, एग्रीकल्चर है। अब आगे चलते हैं, हम लोग पहचानते हैं। अब हम जानते हैं कि जो जहाँ देखिए लिखा है कि कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर, अर्थात वही जो हम आपको पहले बता चुके हैं कि कल्टीवेशन अर्थात क्या, कल्टीवेशन का क्या मतलब होता है कि गुड़ाई करना या मिट्टी के साथ छेड़छाड़ करना। ठीक है, कल्टीवेशन, कल्टीवेशन, कल्टीवेशन का क्या मतलब है
छेड़छाड़ करना, ठीक है, किसके साथ, सॉइल के साथ, यानी मिट्टी के साथ कुछ छेड़छाड़ कीजिए आप, या मिट्टी में गुड़ाई कीजिए, ठीक है, तो वो क्या है, एग्रीकल्चर है। इस तरह कृषि विज्ञान का विकास होता है, और कृषि विज्ञान को कला और विज्ञान दोनों की संज्ञा दी जाती है, जिसमें हम मिट्टी के उपयोग संबंधी सभी मानव क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, ठीक है। कृषि विज्ञान एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत हम इसके कई सहायक शाखाओं को रख करके बारी बारी से अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार से मानव विकास के क्रम में मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ी, ठीक है। जब मानव विकास के क्रम में जो मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती, जब किसी चीज़ की आवश्यकता बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, खोज करते हैं। क्या करते हैं, खोज करते हैं। यदि हमें आवश्यकता ना हो तो हम क्या करेंगे, घर में बैठे बैठे सोते रहेंगे। जैसे देखिए, आप या हमें जब किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है तो हम क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं घर से और उस चीज़ की खोज करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे जैसे मानव का विकास होता गया तो उसकी आकांक्षाएं भी बढ़ती गई कि भाई देखिए, हमें इस चीज़ को करना चाहिए, या कुछ ऐसा परिवर्तन होना चाहिए जिससे हम और अच्छा कर सकें, है ना। जैसे पहले लोग धोती कुर्ता पहना करते थे, लेकिन आज लोग सूट पहन करके घूमते हैं। काहे घूमते हैं, इसमें कारण ये है कि हमारा विकास हो रहा है। हम जैसे जैसे विकास करेंगे तो हमारी जो परंपरा है, संस्कृति है, वह भी धीरे धीरे बदलती चली जा रही है। यह किसका कारण है, ये विकास का ही कारण है, ठीक है। आगे है कि जनसंख्या में वृद्धि हुई, ठीक है, जनसंख्या में वृद्धि हुई, अतः उत्पादन में वृद्धि की जरूरत पड़ी। जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि होती गई, हमें अपने कृषि में उत्पादन में वृद्धि करने की आवश्यकता पड़ी, ठीक है। और इसी क्रम में लोहे की उत्पत्ति होने से कृषि कार्य में क्रांति तो आई, लेकिन भूमि प्रबंधन के अभाव में उत्पादकता की सार्थकता जारी रही। समझे, लोहा का जब आविष्कार हुआ, लोहे की जब उत्पत्ति हुई तो कृषि कार्य में एक क्रांति जैसी आ गई, ठीक है। जब लोहे का आविष्कार होता है तो हम क्या बनाते हैं, लोहे से हल बनाते हैं कई प्रकार के, फिर उनका प्रयोग करते हैं हम अपने खेतों में, किसके लिए, क्रॉप को क्या करने के लिए, विकास करने के लिए, यानी कि फसल उत्पादन के लिए हम क्या करते हैं, हलों का प्रयोग करते हैं। किस प्रकार से करते हैं, मिट्टी की जुताई करते हैं, निकाई करते हैं, गुड़ाई करते हैं। इस प्रकार से हलों का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा होता रहा, और आज भी बहुत ज़्यादा महत्व है। भाई विदाउट हल आप कैसे कर सकते हैं खेती ना, तो आज तो बहुत आधुनिक उपकरण आ चुके हैं हमारे जीवन में, जहाँ बहुत कुछ परिवर्तित हो चुका है, लेकिन उस समय ये नहीं था, ठीक। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि जो भूमि प्रबंधन का अभाव था, मतलब भूमि लैंड मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था। कैसे, क्योंकि जो हमारे प्लांट्स हैं उन्हें कुछ मूलभूत आवश्यक तत्वों की आवश्यकता पड़ती थी, जो कि हमारे पास जो वो खाद था, देसी खाद था, जो कंपोस्ट के जिसे हम कह लेते हैं, ठीक है, वो आवश्यकता से बहुत कम था, ठीक है। इसलिए वो हमारे लिए सार्थक सिद्ध नहीं हो पाया। अतः मनुष्य को साफ कर लेते हैं। अतः मनुष्य को भूमि प्रबंधन तथा फसलों उत्पादन के सिद्धांतों एवं क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करना पड़ा। समझे, अब हम इस दौर में आ गए हैं कि यदि हम इस दौर में खेती भी जो करते हैं वह वैज्ञानिक तरीकों से कर रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो ट्रेडिशनल अपने रूढ़िवादी किसान हैं, जो वही पुरानी परंपरा के अंतर्गत चलते हैं। इसमें कृषकों का दोष नहीं है। हमारे इस भारतवर्ष में जो किसान हैं वो सर्वाधिक 86% ऐसे किसान हैं जो सीमांत किसान हैं, यानी बहुत छोटे किसान हैं, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन है, ठीक है, बहुत कम ज़मीन है। तो आप बताइए, क्या वो फसल चक्र अपना सकते हैं? नहीं अपना सकते। क्यों? क्योंकि भैया जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम की ज़मीन है उसके लिए फसल चक्र अपनाना बहुत कठिन है, ठीक है। अब आप कहे भैया इस बार आप धान लगाए हैं तो धान के बाद आप मटर लगा लीजिए, तो बताइए अगर वो मटर लगा लेता है तो वो क्या अपना जीवन यापन कर सकता है? अब उसके साथ उसकी पूरी फैमिली है, एक फैमिली में कम से कम 4 से 5 लोग तो होते हैं, ठीक है। अब उस 5 लोगों का भरण पोषण करने के लिए तो मटर की खेती कर लेता है, तो क्या ऐसा संभव है?
कि जो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके, नहीं, तो उसकी बेबसी है कि वो धान के बाद फिर से गेहूँ लगा लेता है। इसीलिए वो फसल चक्र जो वैज्ञानिक तरीका है उसे नहीं अपना पाता है, और इसे ना अपना पाने का कारण यही है कि जो हमारे यहाँ का जोत का आकार है वह बहुत कम है। और आप और इस तरह एग्रोनॉमी की उत्पत्ति हुई। एग्रोनॉमी दो ग्रीक शब्दों से बना हुआ है। एग्रोनॉमी दो ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, एग्रोज प्लस नोमोज। ठीक है, इसको साफ कर लेते हैं फिर हम लोग बात करते हैं। देखिए, एग्रोज और दूसरा नोमोज। ठीक है, एग्रोज का मतलब होता है फील्ड और नोमोज का मतलब होता है टू मैनेजमेंट, अर्थात फील्ड का मैनेजमेंट करना। किसका? फील्ड का मैनेजमेंट करना क्या है? एग्रोनॉमी है। क्या है? एग्रोनॉमी है। समझे? फील्ड का मैनेजमेंट करना क्या है? एग्रोनॉमी है। क्या है? एग्रोनॉमी है। ठीक है, आगे। एग्रोनॉमी कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम भूमि प्रबंधन तथा फसलों उत्पादन के सिद्धांतों एवं क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। अर्थात जो एग्रोनॉमी है वह कृषि विज्ञान की ही एक ब्रांच है, शाखा है, जिसमें हम क्या करते हैं, जैसा कि आपको पहले बताए, भूमि का प्रबंधन करते हैं, अर्थात लैंड मैनेजमेंट का काम करते हैं। और फसल उत्पादन का जो सिद्धांत है कि हमको फसल उत्पादन करना कैसे है वैज्ञानिक तरीके से, तथा उसका उनके सिद्धांतों का हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। किस में करते हैं? एग्रोनॉमी में करते हैं। ठीक है, इसमें किया जाता है, एग्रोनॉमी में किया जाता है। देखिए, पीटर डेक्रेसेंजी जो कि 1230 में जन्मे और 1307 में चले गए, ने सर्वप्रथम, चले गए ये गलत शब्द है, ठीक है, मतलब इनका देहांत हो गया होगा। 1230 से लेकर 1307 तक ये रहे हैं। ठीक है, 1230 से लेकर 1307 एडी तक इन्होंने रहा, और इनकी जो इन्होंने सर्वप्रथम सस्य विज्ञान से संबंधित अनेक लेखों का एक संग्रह अपनी पुस्तक ओपस रूरिलम कामो दारुमा में किया। ठीक है, आपसे यह पूछा जा सकता है कि पीटर डेक्रेसेंजी की पुस्तक, या आपसे पूछा जा सकता है कि ओपस रूरालियम कामो दारूम किसकी पुस्तक है, तो आप बताएंगे पीटर डेक्रेसेंजी की पुस्तक है। ठीक है, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ एग्रोनॉमी कहा जाता है। ठीक है, यह बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि फादर ऑफ एग्रोनॉमी किसे कहा जाता है, तो फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन है? पीटर डेक्रेसेंजी हैं। फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन है? पीटर डेक्रेसेंजी हैं। और दूसरा प्रश्न ये बनता है कि ओपस रूरालियम कामो डारूम किसकी पुस्तक है, तो आप बताएंगे पीटर डेक्रेसेंजी की पुस्तक है। किसकी है? पीटर डेक्रेसेंजी की पुस्तक है। ठीक है, आगे हम चलते हैं जेंथ्रोटिल पर। जेंथ्रोटिल 1674 से 1771 एडी तक ये रहे, और इन्होंने हार्थ होइंग हस्बेंड्री नामक पुस्तक लिखी। ठीक है, आपको इस बात को याद रखना है कि हार्थ होइंग हस्बेंड्री किसकी पुस्तक है। अगर आपसे पूछा जाता है तो आपके प्रश्न का जवाब होगा जेंथ्रोटिल। ठीक है, जेंथ्रोटिल, ये बात अपने जहन में, अपने दिमाग में उतार लेना है कि हार्थ होइंग पुस्तक के लेखक, हार्थ होइंग हस्बेंड्री पुस्तक के लेखक कौन है, तो जेंथ्रोटिल हैं। और अगर आपसे पूछा जाए ओपस रूरुलियम कामो दारूम किसकी पुस्तक है, तो वो पीटर डेक्रेसेंजी की है। तो पीटर डेक्रेसेंजी एग्रोनॉमी के क्या हैं? फादर हैं, या एग्रोनॉमी के फादर कहे जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जिनके आधार पर जेंथ्रोटिल ने जो पुस्तक लिखा हार्थ होइंग हस्बेंड्री, इसी के आधार पर सीड ड्रिल तथा हॉर्स ड्रॉन कल्टीवेटर विकसित किया गया। समझ रहे हैं? जो हार्थ होइंग हस्बेंड्री नामक इनकी पुस्तक थी, उसी पुस्तक के आधार पर सीड ड्रिल का विकास किया गया, तथा हॉर्स ड्रॉन कल्टीवेटर मतलब घोड़े द्वारा चलित कल्टीवेटर का विकास किया गया था। किसके आधार पर?
हार्सहोइंग हसबेंड्री जो पुस्तक थी किसकी, जेंथ्रो टुल की, उसी के आधार पर विकसित किया गया था किसका, हॉर्स ड्रॉन यानी कि घोड़े द्वारा चलित कल्टीवेटर का। ठीक है, बीड तथा जीरो टीलेज शब्द भी इन्हीं की देन है, किसकी, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बीड या जीरो टीलेज शब्द किसने दिया। ठीक है, तो आप बताएंगे जेंथ्रो टुल ने दिया। यह बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, इसलिए आपको यह भी याद रखना है कि जीरो टीलेज तथा बीड शब्द किसने दिया, जेंथ्रो टुल ने दिया। समझे ना, यानी कि बीड और जीरो टीलेज का जो नामकरण किया किसने किया, जेंथ्रो टुल ने किया, यानी उन्होंने नाम दिया। नहीं, नाम देने वाले को तो ही नामकरण करता कहते हैं, है ना। तो ये नामकरण करता थे कौन, जेंथ्रो टुल, किसके, बीड और जीरो टीलेज के। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। तो आगे है, भारत में कृषि वैज्ञानिकीकरण गन्ना, कपास व तंबाकू के व्यवसायीकरण के साथ शुरू हुआ। समझे, जो भारत में वैज्ञानिकीकरण शुरू हुआ वह गन्ना, कपास व तंबाकू के व्यवसायीकरण के साथ साथ शुरू हुआ था। ए ओ ह्यूम के आग्रह पर लॉर्ड मायो के द्वारा 27 अप्रैल 1871 में कृषि, राजस्व और वाणिज्य के संयुक्त विभाग की स्थापना की गई। ठीक है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि सर्वप्रथम कृषि, राजस्व और वाणिज्य विभाग का स्थापना कब और किसके शासनकाल पर किया गया। ठीक है, आपको बताएं कि जब हमारा भारत आज़ाद नहीं था उस समय क्या हुआ करते थे, वायसराय हुआ करते थे। और जब कृषि विभाग की स्थापना होता है 1871 में हमारे इस देश में संयुक्त रूप से कृषि, राजस्व और वाणिज्य का, तो उस समय के जो वायसराय थे वो कौन थे, लॉर्ड माओ थे। कौन थे, लॉर्ड माओ। थोड़ा इरेज करते हैं फिर बताते हैं आपको, लॉर्ड माओ थे। ठीक है, जब कृषि विभाग, राजस्व और वाणिज्य का संयुक्त रूप से स्थापना हुआ तो उस समय के जो वायसराय थे लॉर्ड माओ थे। और कब किया गया कृषि, राजस्व और वाणिज्य विभाग का संयुक्त रूप से स्थापना, तो 27 अप्रैल 1871 में किया गया। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, और आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि कृषि, राजस्व और वाणिज्य विभाग के संयुक्त विभाग की जो स्थापना हुई थी वह किसके आग्रह पर हुआ था, तो आपको बताना है कि ए ओ ह्यूम। अब देखिए, एक ही लाइन में 4 क्वेश्चन बन रहा है ना, सॉरी 3 क्वेश्चन बन रहा है। पहला प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि कृषि विभाग और राजस्व और वाणिज्य विभाग का संयुक्त रूप से स्थापना कब हुआ, तो 27 अप्रैल 1871 आप बताएंगे। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि कृषि, राजस्व और वाणिज्य विभाग के संयुक्त विभाग की स्थापना जब हुई तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे, तो आप बताएंगे लॉर्ड माओ थे। कौन थे, लॉर्ड माओ थे। तीसरा प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि कृषि, राजस्व और वाणिज्य के संयुक्त विभाग की स्थापना लॉर्ड माओ के शासनकाल में 27 अप्रैल 1871 में की गई, यह किसके आग्रह पर की गई, तो आप बताएंगे कि ए ओ ह्यूम के आग्रह पर किया गया। किसके आग्रह पर किया गया, ए ओ ह्यूम के आग्रह पर किया गया। ठीक है, अब देखिए इसी के साथ साथ अकाल आयोग 1880 के निर्देशानुसार 1881 ईस्वी में कृषि का एक अलग केंद्रीय विभाग खोला गया। समझे नहीं, अकाल आयोग, आपसे पूछा जाए कि अकाल आयोग का गठन कब हुआ। देखिए, अकाल आयोग ने जो है 1880 के निर्देशानुसार, यानी कि अकाल आयोग का गठन कब किया गया, 1880 में किया गया। आपसे पूछा जाए कि आपसे पूछ लिया जाता है टू द फैक्ट में कि अकाल आयोग का गठन कब किया गया, तो अकाल आयोग का गठन भारत में सर्वप्रथम 1880 में किया गया। और ये बता रहा है कि अकाल आयोग ने ही एक निर्देश जारी किया था और उसके निर्देश के अनुसार 1881 ईस्वी में कृषि विभाग एक अलग केंद्रीय विभाग के रूप में सामने आया। ठीक है, तो आपको यह आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कृषि विभाग को एक अलग से
केंद्रीय विभाग की दर्जा कब दिया गया, यानी कि कृषि विभाग को अलग कब किया गया, तो 1881 ईस्वी में कृषि विभाग को एक अलग केंद्रीय विभाग में जोड़ दिया गया। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, जानते हैं। अब हम लोग यहाँ पहुँच गए। देखिए आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। लिखा है IARI, इसका पूरा नाम है इम्पीरियल एग्रीकल्चरल, नॉट एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल। इस बात को याद रखिएगा, सभी लोग ना एग्रीकल्चर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन एग्रीकल्चर नहीं है, क्या है, एग्रीकल्चरल है। रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब की गई, 1905 में किया गया। कहाँ में किया गया, बिहार के पूसा नामक स्थान पर किया गया। बिहार में एक पूसा नामक स्थान है, वहाँ पर IARI, उस समय उसका नाम था इम्पीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, नॉट इंडियन, ठीक है। यानी IARI की जब स्थापना किया गया तो उस समय उसका नाम इम्पीरियल से शुरू होता था, ना कि इंडियन थे। और कब स्थापना किया गया IARI की, 1905 में किया गया, ठीक है। कहाँ पर किया गया, बिहार के पूसा नामक स्थान पर किया गया, जो उस समय बंगाल में आया करता था। किस में आया करता था, बंगाल में आया करता था, जब हमारे देश का बंटवारा नहीं हुआ था, ठीक है, बंगाल में आया करता पर की गई। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, इस बात को हम सबको याद रखना है। आपसे यह पूछा जा सकता है, ठीक है, यह पूछा भी गया है कि जब IARI का गठन होता है सन 1905 में, उस समय भारत के तत्कालीन वायसराय या कौन थे, तो लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे, समझे ना। उस समय भारत के जो वायसराय हुआ करते थे वो कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे। आगे हम बढ़ते हैं। आगे है कि 1934 ईस्वी में भूकंप के कारण इसकी इमारत, किसकी इमारत, IARI की, ठीक है, IARI की सन 1934 ईस्वी में भूकंप आया, ठीक है। और IARI की जो इमारत थी उसको काफ़ी नुकसान पहुंचा, मतलब हम कह सकते हैं जो IARI की इमारत था वो पूर्णतः ध्वस्त हो गया, ठीक है, या हम कह सकते हैं क्या हो गया, डैमेज हो गया। उसके बाद 1936 में IARI पूसा बिहार में इसे जो है पूसा रोड नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया, ठीक है। फिर इसे कहाँ ट्रांसफ़र किया गया, इसके ओरिजिनल नाम किसके, IARI जो वहाँ पूसा था, ठीक है, उसके ओरिजिनल नाम के साथ 1936 में, कितने में, 1936 में इसको कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया, दिल्ली में। पूसा रोड जो दिल्ली है वहाँ पर इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया, किसको, IARI को। क्यों किया गया, क्योंकि वहाँ बिहार में सन 1934 में क्या आता है, अर्थक्वेक अर्थात भूकंप आता है, और जिस कारण जो IARI का जो बिल्डिंग होती है, ठीक है, वो डैमेज हो जाती है, जिस कारण इसे कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, पूसा रोड नई दिल्ली में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है या स्थानांतरित कर दिया जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इम्पीरियल शब्द इंडियन शब्द में बदल दिया गया, ठीक है। जब हमारा देश आज़ाद हो जाता है तो आज़ादी के उपरांत जो इम्पीरियल शब्द था यह किस में बदल गया, इम्पीरियल शब्द इंडियन में तब्दील हो गया या बदल दिया गया, ठीक है। तो इसका नाम आज़ादी के बाद क्या पड़ा, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्या पड़ा, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये कब पड़ा, सन 47 के बाद, ठीक, सन 47 यानी 1947 के बाद IARI का नाम इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाने लगा, ठीक है। देखो यहाँ लिखा ना कि अब यह इंडियन एग्रीकल्चर, देखो यहाँ गलती है, क्या यहाँ कल्चरल था, अब यहाँ कल्चर है, तो यहाँ क्या लिखना है, कल्चर, कल्चरल लिखना है, क्या लिखना है, कल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, एग्रीकल्चर नहीं, एग्रीकल्चरल रिसर्च करता है, ठीक है। एग्रीकल्चरल मतलब संपूर्ण एग्रीकल्चर का रिसर्च करता है, कहलाता है। 1958 ईस्वी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इसे विश्वविद्यालय की मान्यता प्राप्त की। आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि IARI को विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया, तो सन 1958 में दिया गया, ठीक है। किस आयोग ने, आपसे पूछा जा सकता है कि किस आयोग ने IARI को विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया था, तो वो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने
IARI को विश्वविद्यालय की मान्यता प्राप्त या मान्यता प्रदान की थी। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब आती है बात ICAR की। ठीक है, तो आपने IARI पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ते हैं ICAR। ठीक है, देखिए लॉर्ड लिथंगो के वायसराय काल में, अर्थात समझ रहे हैं आप, जब भारत के वायसराय लॉर्ड लिथिंगो थे उस समय सन 1926 में रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर का गठन हुआ। यह प्रश्न एक बार नहीं भैया सैकड़ों बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा जाता है कि रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर का गठन कब हुआ। 1926 ईस्वी में हुआ। ठीक है, यह भी पूछा जाता है कि रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर के गठन के समय वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड लिथिंगो थे। कौन थे? लॉर्ड लिनथिंगो थे। कौन थे? लिनथिंगो। देखो लिथिंगो नहीं भैया, लिनथिंगो थे। कौन थे? लॉर्ड लिनथिंगो थे। अब हम जोर से बोल देते हैं तब उसको पढ़ते हैं लिथिंगो, है ना, लेकिन यह क्या है, लिनथिंगो थे। ठीक है, फिर 1928 में दिए गए प्रतिवेदन के आधार पर 16 जुलाई 1929 को इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना की गई। समझे ना, ICAR की स्थापना जो है 16 जुलाई 1929 को इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना किया गया। कब? आपसे कई बार पूछा गया होगा, या सवालों कई बार पूछा जाता, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि ICAR का स्थापना, ठीक है, कब किया गया, तो 16 जुलाई 1929 को किया गया। कब किया गया? 16 जुलाई 1929 में किया गया। ठीक है, उस समय ICAR का जो नाम था वो इंडियन नहीं, क्या था, इंपीरियल था। और इसी तरीके से IARI का नाम क्या था, इंपीरियल था। ठीक है, नहीं इंडियन था, समझे। और आपको अभी बताते चलिए, सिर्फ IARI ही नहीं, ICAR ही नहीं, उस समय जितने भी लगभग हम कह सकते हैं, जितने भी नहीं कह सकते हैं, लगभग जितने भी एग्रीकल्चर के जो संस्था थे या जो इंस्टीट्यूट बनाए जा रहे थे, वो सब इंडियन ना होकर के इंपीरियल से ही शुरू होते थे। कहाँ से शुरू होते थे? इंपीरियल से शुरू हुआ करते थे। ठीक है, जैसे कि आप पहले पढ़े कि IARI का नाम इंपीरियल था, अब हम पढ़ रहे हैं ICAR का नाम क्या है, इंपीरियल है। ठीक है, तो इसी प्रकार से है। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके प्रथम अध्यक्ष मोहम्मद हबीबुल्लाह तथा प्रथम सचिव SA हिदारी थे। ये कई बार पूछा गया है कि जब ICAR का गठन होता है, ठीक है, उस समय ICAR के जो अध्यक्ष थे, ठीक है, जिन्हें प्रथम अध्यक्ष बनाया गया किसका, ICAR का, वो कौन थे, तो वो मोहम्मद हबीबुल्लाह थे। और यह भी पूछा जाता है कि ICAR के प्रथम सचिव कौन थे, तो SA हिदारी थे। कौन थे? SA हिदारी थे। इस बात को भी हम सबको याद रखना है। ठीक है, मार्च 1946 ईस्वी में जोगेंद्र सिंह के नेतृत्व में इंपीरियल शब्द को इंडियन शब्द में बदलने के लिए निर्णय लिया गया। समझे ना, जोगेंद्र सिंह के नेतृत्व में इंपीरियल शब्द को 1946 में इंडियन में तब्दील कर दिया जाता है, यानी कि बदल दिया जाता है। ठीक है, फिर 1966 ईस्वी में ICAR को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की गई और इसके प्रथम डायरेक्टर जनरल, चीफ एग्जीक्यूटिव जिसको कहते हैं, वो डॉक्टर BP पाल को बनाया गया। किसको बनाया गया? डॉक्टर BP पाल को बनाया गया। अब देखिए, आपसे ये पूछा जा सकता है कि ICAR को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान कब की गई, तो ICAR को पूर्ण स्वायत्तता मतलब ICAR अपने आप में वो सब कुछ सक्षम उसको बना दिया गया कि भैया देखिए, आपको डिसीजन लेने का पूरा अधिकार है, आप कोई भी डिसीजन अपने आप में ले सकते हैं, यानी उसको पूरा अधिकार दे दिया गया। किसको? ICAR को। कब दिया गया? 1966 में दिया गया। ठीक है, और जब उस समय इसको पूरा अधिकार दिया गया, तो उस समय ICAR के जो डायरेक्टर जनरल थे, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, जिसको CEO हम कह सकते हैं, वो कौन थे? डॉक्टर BP पाल थे। कौन थे? डॉक्टर BP पाल थे। आपको और हम बता दें, जो डॉक्टर BP पाल है ना, डॉक्टर BP पाल को गुलाब का पिता भी कहा जाता है। क्यों भाई? ये बात सत्य है ना। तो डॉक्टर BP पाल को गुलाब का यानी फादर आप क्या कह सकते हैं, आप रोज के नाम से जान सकते हैं। किसको? डॉक्टर BP पाल को। किसको? डॉक्टर BP पाल को। हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या आने वाला है। ठीक है, अब बात आती है किसकी? अब बात आती है किसकी?
अब आता है कृषि कॉलेज एवं विश्वविद्यालय की, कृषि कॉलेज एवं विश्वविद्यालय की। देखिए 1901 से 1905 ईस्वी के दौरान भारत में 6 कृषि कॉलेज पूना, कानपुर, साबौर, नागपुर, लायलपुर, जो कि अभी वर्तमान समय में पाकिस्तान में है, तथा कोयम्बटूर स्थापित किया गया। समझे, सन 1901 से लेकर 1905 ईस्वी के बीच में भारत में 6 कृषि कॉलेज बनाए गए थे। कौन कौन? पूना, कानपुर, साबौर, नागपुर, लायलपुर और कोयम्बटूर। ठीक, तो आप जो लायलपुर है ना, अभी कहाँ चला गया है? अभी चला गया है कहाँ पर? पाकिस्तान में चला गया है। तो अब कितने हैं हमारे भारत में? 5 हैं। ठीक है, एट प्रेजेंट जो हमारे भारत में कृषि कॉलेज हैं वर्तमान में, वो कितने हैं? 5 हैं। और जब स्थापना किया गया था तो कितने थे? 6 थे। कितने थे? 6 थे। ठीक है, कितने थे ये याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि स्थापना के समय भारत में, ठीक है, कितने कॉलेज थे, तो 6 कॉलेज का स्थापना किया गया था भारत में। ठीक है, बंटवारे के पहले, सन 1947 के पहले। ठीक है, कितने कॉलेज थे भैया? वो 6 कॉलेज थे, इतना याद रखना आपको। ठीक है, स्थापित किया गया। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की पढ़ाई सर्वप्रथम बिहार के साबौर में शुरू की गई। कहाँ शुरू की गई? बिहार के साबौर में शुरू किया गया। आपसे यह पूछा जा सकता है कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की जो पढ़ाई भारत में सर्वप्रथम कहाँ से शुरू किया गया, तो आप बताएंगे बिहार के साबौर नामक स्थान से एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की पढ़ाई यानी कि कृषि, क्या कहते हैं एक्सटेंशन को? क्या कहते हैं एक्सटेंशन को? हाँ, कृषि प्रसार। कृषि प्रसार की पढ़ाई भारत में सर्वप्रथम बिहार के साबौर में शुरू की गई। ठीक है, इस बात को याद रखना है सबको। डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में बने प्रथम शिक्षा आयोग 1949 तथा प्रथम एवं द्वितीय इंडो अमेरिकन टीम के सुझाव पर भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? तो आप बताएंगे भैया कि वो किया गया था पंतनगर। कहाँ किया गया था? पंतनगर नामक स्थान पर किया गया। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत थे। गोविंद वल्लभ पंत थे। ठीक है, आपको हम पीछे लेके चलते हैं, बताते हैं फिर से। देखिए यहाँ जो है देखिए आपसे ये पूछा जा सकता है जो प्रथम शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया? 1949 में। आपसे पूछा जाता है, इस बात को आपको याद रखना है, इसलिए हम पीछे आए हैं, आपको बताने के लिए ही आए हैं इस स्लाइड पर। देखिए प्रथम शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया? 1949 में, इस बात को याद रखना है। तथा प्रथम एवं द्वितीय इंडो अमेरिकन टीम ने सुझाव दिया कि भारत में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना तो होनी ही चाहिए, है ना, कोई कृषि विश्वविद्यालय हो, है ना। तो कृषि विश्वविद्यालय भारत में सर्वप्रथम कहाँ बनाया गया? जो कृषि विश्वविद्यालय सर्वप्रथम भारत में बनाया गया, वो बनाया गया था, कहाँ बनाया गया था भैया? उत्तर प्रदेश के, कहाँ बनाया गया? तो वो पंतनगर में बनाया गया था। कहाँ बनाया गया? पंतनगर, जो कि ऊधम सिंह नगर जिले के आज उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, एट प्रेजेंट कहाँ पर है ये? उत्तराखंड में पड़ता है। और उस समय जब गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी का स्थापना किया गया, तो उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत ही थे। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा एक संयुक्त इंडो अमेरिकन टीम की नियुक्ति 1954 में तथा दूसरे 1959 में की गई। समझे ना। तो आपसे यह पूछा जा सकता है कि जो भारत सरकार के द्वारा प्रथम इंडो अमेरिकन टीम की नियुक्ति कब की गई? तो प्रथम इंडो अमेरिकन टीम की नियुक्ति 1954 में की गई और दूसरे इंडो अमेरिकन की टीम की नियुक्ति 1959 में किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इस बात को याद रखना है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट अगर कहीं पूछ लिया जाता है तो आप इसको याद रखेंगे तो बहुत लाभदायक होगा, है ना, क्योंकि ये फैक्ट है। तो भारत में राज्य कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या जो वर्तमान में कितना है? 64 है तथा 3 केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय हैं और लगभग 210 मान्यता प्राप्त महाविद्यालय हैं। IARI, NDRI, IBRI तथा ICR का एक CIEF, जिसको SHAUTH नैनी के नाम से जानता है, डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं। यानी भारत में कितने डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं? 1, 2, 3 और 1 ये 4। ठीक है, तो भारत में 4 डीम्ड यूनिवर्सिटियाँ हैं।
3 कृषि विश्वविद्यालय हैं, 210 मान्यता प्राप्त महाविद्यालय हैं और 64 राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं। ठीक है। फिर देखिए, भारत के 4 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अलग कृषि संकाय है। समझे, भारत के 4 ऐसे केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं जिसमें अलग से कृषि जो है संकाय है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। ठीक है, आगे तो अब आगे देखिए ख़त्म हो जाता है। तो क्या है कि आज का जो हम लोगों का क्लास है बस यहीं तक रहेगा। अगले अध्याय में मिलने के लिए, तब तक के लिए हम लोग आपसे बाय बाय करते हैं। टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। हाँ, आप लोगों को और भी बताते चलें कि यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और इसे शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद और पढ़ाई ज़रूर कीजिएगा। ठीक है।